चलो आप बताओ कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, हाँ समझ गए। अगर कोई धारा लूप है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा एम इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे एन आई, इतना पढ़ लिए थे, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि एन क्या है? उस लूप में फेरों की संख्या, आई क्या है? उसमें प्रवाहित धारा, ए क्या है? उसके तल का क्षेत्रफल। यहां तक बात समझ में आ गई थी। और इसका मात्रक हम लोग निकाले थे ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, उसका मात्रक भी पढ़े थे, कितना? हाँ यहीं से बता सकते हो, यह नंबर ऑफ टर्न्स है, उसको हटाओ, उसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। आई क्या है? एम्पियर। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और वहां पर हम लोग कैसे ज्ञात किए थे? ध्रुव प्राबल्य से, स्मॉल एम इंटू 2L। तो ध्रुव प्राबल्य का होता था एम्पियर मीटर और इसका मीटर, तो इसलिए आया था एम्पियर मीटर। बात समझ में आ रही है? दोनों का सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगर क्षण चुंबक है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे निकालना, अगर धारा लूप वो भी द्विध्रुव है, बात समझ में आ रही है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे निकालना। अच्छा एक चीज और, क्षण चुंबक में जो द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती थी वो हम जानते हैं साउथ से नॉर्थ, यही होता था। अब धारा लूप में डायरेक्शन बताओ, इसमें भी सेम साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आ रही है? और साउथ या नॉर्थ पहचानने के लिए हमको चाहिए कि किस डायरेक्शन में धारा बह रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम कहें आपसे कि इसमें जो है धारा इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, इधर की ओर, बात समझ में आ रही है, तो क्या बनेगा? एस बनेगा, इधर की ओर ना, ऐसे एस बन रहा है। इसका मतलब जो तल आपको दिख रहा है इस समय ये क्या है? साउथ है। तो साउथ से यानी इधर से लेकर बोर्ड के उस पार की ओर, नॉर्थ की ओर। या फिर दूसरा तरीका आसान बता रहा हूँ, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़ो, अंगूठा बता देगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर। बात समझ में आ रही है? तो अंदर की ओर होगा। अगर यहाँ पे धारा इस डायरेक्शन में बह रहा होता तो क्या बनता? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ है ना, और आप जानते हो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है डायरेक्शन, तो साउथ इसके उस पार बन रहा होगा, तो उस पार से इस पार की ओर यानी बाहर की ओर होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ऐसे भी देख सकते हो, अंगूठा किधर की ओर है? बाहर, तो बाहर की ओर होगा चुंबकीय द्विध्रुव। बात समझ में आ रही? तो ये सब आप पढ़ चुके थे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये नहीं जान पा रहे हो अभी? अरे कल तो कह रहे थे हाँ हाँ समझ में आया। ये देखो, आप बताओ, इसमें डायरेक्शन इधर की ओर है और इधर की ओर है, इसमें आप यन बना सकते हो? नहीं, क्योंकि यन में देखो एक तो इधर की ओर डायरेक्शन होती है और एक इधर। तो जब इधर की ओर डायरेक्शन हो तभी तो यन बना पाओगे, यानी वामावर्त हो, बाएं हाथ की ओर। तो जब वामावर्त था, देखो बाएं हाथ की ओर था तो यन बनाए। अब समझ में आ गया? और यहाँ पर देखो दक्षिणावर्त है, तो दक्षिणावर्त है दाएं हाथ की ओर, तो ऐसे देखो दाहिने हाथ की ओर, इधर और इधर। अब समझ में आ रहा है? तो दाहिने हाथ की ओर है तो यहाँ पर क्या बनेगा? एस। यानी जब दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित हो रही है, आप किसी लूप को देखो, सामने से देखो किसी लूप को, और दाहिने हाथ की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो यस बनेगा, यानी साउथ पोल है वो। और अगर बाएं हाथ की ओर धारा प्रवाहित हो रही है तो नॉर्थ पोल होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वहां यन बनेगा। तो अब बताना बेटा, आपको समझ में आ गया? तो हम लोग पढ़ लिए थे कि धारा लूप जो है वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ये पढ़ लिए थे। क्लियर? और उसका द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ जान लिए थे, साउथ और नॉर्थ पोल भी जान लिए थे। ओके, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो हम लोग याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और उसको द्विध्रुव, उसमें स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकाले थे ना। कितना आया था बेटा? W इज इक्वल टू P, कितना आया था? P, हाँ, cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आया था बेटा। बात समझ में आ रही? तो सेम यहाँ भी आएगा, रिप्लेस करना है आपको। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, उसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, उसको घुमाने में किया गया कार्य W बराबर P की जगह M, E की जगह B, और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये है।
बात समझ में आ रही है? यही अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, यही आएगा। और ये आपके एनसीईआरटी में इस पर न्यूमेरिकल भी दिया है और थोड़ा सा टॉपिक भी दिया है इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जो यूपी एमएसपी पे हम लोग का सिलेबस है, जिसको मैंने भेजा है आप लोगों को, उसमें कहीं नहीं लिखा है। क्लियर? तो इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कुल मिलाकर कह सकते हो बस। चलो डेरिवेशन देखना। तो डेरिवेशन सेम होगा, जैसे हम लोग वहाँ किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। तो हेडिंग बनाओ आप लोग, लिखो वर्क डन इन rotating a magnetic dipole in uniform external uniform magnetic field चलो बेटा, ये हेडिंग बनाते चलो साथ में। ठीक है, हेडिंग बना लिए। चलो इसको हिंदी में भी लिख लो। लिखो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, किसको घुमाना है यहाँ? बिल्कुल सर, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आप हेडिंग बना कर लिए। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट डेरिवेशन करेंगे। लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं क्या, टा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये कब लगता है? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। बात समझ में आ रही? तो इतना बल एवं आघूर्ण लगेगा, हम लोग बता देंगे यहाँ पर। क्या टा क्या है? तो आप सभी जानते हो, द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं आघूर्ण। यम क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। बी क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा क्या है? तो एम और बी के बीच का कोण। सारी चीज़ हम लोग लिख देंगे, तो पूरा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लिख देंगे। यहाँ द्विध्रुव का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव होगा, द्विध्रुव पर बल एवं आघूर्ण। ठीक है, एम क्या है? बिल्कुल सही, द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण। बी क्या है? हाँ, बाह्य चुंबकीय। बाह्य का मतलब तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। थीटा क्या है? वेक्टर एम एंड वेक्टर बी के बीच का
कोण, ये होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब मान लो थीटा कोण पर वो घुमा के रखा हुआ था क्षेत्र की दिशा से कुछ इस तरीके से, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई। यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यम की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ, तो ये साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहे? थीटा। तब इस पर इतना बल आघूर्ण लग रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब अगर हम इस द्विध्रुव को आगे, थीटा कोण पहले से घुमा है, लिखना बंद करो, थीटा कोण पहले से घुमा है, अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और घुमाएंगे, डी थीटा कोण। क्लियर? और कार्य निकालेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, द्विध्रुव को द्विध्रुव को डी थीटा कोण, कितना बेटा? डी थीटा कोण आगे घुमाने में किया गया कार्य। अब आप सभी जानते हो बेटा, जो द्विध्रुव में कोणीय विस्थापन हुआ है वो अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है। क्या है? अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है, बहुत छोटा सा। तो कार्य कितना होगा? वो भी बहुत छोटा कार्य होगा, बहुत कम कार्य होगा। तो उसको हम लोग W से ना लिख करके किससे लिखेंगे? DW से। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप सभी जानते हो जब रेखीय विस्थापन होता था तब तो हम लोग कार्य बराबर लिखते थे बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, लेकिन जब कोणीय विस्थापन हो रहा है तो जहाँ पर बल लिखते थे वहाँ पर बल आघूर्ण लिखेंगे, और जहाँ पर रेखीय विस्थापन लिखते थे वहाँ पर कोणीय विस्थापन लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बल आघूर्ण कितना? टा, और कोणीय विस्थापन कितना हुआ? डी थीटा। अब आप लोग एक प्रश्न पूछ सकते हो कि सर जब हम लोग द्विध्रुव को ऐसे रखे हुए थे, मान लो ऐसे, ये किसकी डायरेक्शन है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, और ये किसकी डायरेक्शन है? बी की। इन दोनों के बीच का कोण थीटा था, तब ना इस पर टा बल एवं आघूर्ण लग रहा था, और कितना? टा इज इक्वल टू एम डी साइन थीटा। अब आप थीटा कोण को घुमा रहे हो, थोड़ा सा द्विध्रुव को क्या कर रहे हो? थोड़ा और घुमा रहे हो, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। यहाँ पर डी थीटा है तो अब तो कोण थीटा और प्लस डी थीटा हो गया, यानी कोण का मान ज़्यादा हो गया। तो जब कोण का मान ज़्यादा होगा तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखोगे? थीटा और प्लस डी थीटा। तब ये टा नहीं रहेगा, टा डैश हो जाएगा, कुछ और आएगा इसका मान। तब यहाँ पर क्यों वही रख रहे हैं? हाँ, टा को हम लोग क्या करेंगे? नियत मानते हुए चलेंगे, क्योंकि अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही कम घुमाया गया है, तो बहुत कम कोण थीटा की तुलना में डी थीटा क्या है? नगण्य है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए देखो एम बी साइन थीटा ही रहेगा, यानी टा ही रहेगा, इसीलिए हम लोग उसको लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। टा की वैल्यू यहाँ से पुट करना, इक्वेशन फर्स्ट बना लो इसको। हाँ, कितना है बेटा? एम बी साइन थीटा और डी थीटा, ये हो गया। वैल्यू कहाँ से रखे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दिए। क्लियर है? और ये किसके बराबर था? डी ओमेगा। यानी कह सकते हो द्विध्रुव को एक छोटा सा कोण डी थीटा का घुमाए थे तो किया गया कार्य था। अब मान लो हमको ज़्यादा कार्य निकालना है, यानी पहली स्थिति थीटा 1 है और अंतिम स्थिति जहाँ तक हम घुमाएंगे थीटा 2 है, तो कह सकते हो द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो जो छोटा सा कार्य प्राप्त हो है इसी का समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब जोड़ना, जैसे डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य होगा उसको जोड़ते चले जाएंगे। क्लियर है? तो लिमिट भी दिया है, कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2। तो लैंग्वेज लिखेंगे ना। अब द्विध्रुव को कहाँ से बेटा? थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब आपका समझ लो फर्स्ट चैप्टर दोबारा रिवीजन हो रहा है, पूरा डेरिवेशन है ना। चलो, किया गया कार्य
तो अब ज़्यादा कार्य होगा W, और ये बराबर किसके होगा, डी डब्ल्यू को जोड़ते चले जाएंगे। तो डी डब्ल्यू को क्या करो, जोड़ो, जोड़ने का मतलब समान है। और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, θ1 से θ2 तक। बात समझ में आ रही है? हाँ। चलो बेटा वैल्यू पुट करना डी ओमेगा का यहाँ पर। हाँ तो हम सभी जानते हैं, अच्छा डी ओमेगा नहीं डी डब्ल्यू है। हाँ वो आज आप लोगों का पढ़ा रहे थे, गॉस का प्रमेय जो छूटा हुआ है ना, तो बार बार डी ओमेगा याद आ रहा है। वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन अब कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, एम बी साइन थीटा इंटू डी, ये डब्ल्यू के बराबर होगा। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब एक चीज़ आप जानते हो, एम बी कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, बात समझ में आ रही है, और कोण वाले फलन को अंदर रखेंगे साइन थीटा को, तो एम बी को बाहर करना, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू डी, ये किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बट हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, यहाँ निश्चित समाकलन है तो नहीं जोड़ेंगे। तो जब साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा कर दो। डब्ल्यू बराबर, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग तुरंत बोलोगे एम बी, ठीक है ना? हाँ, साइन थीटा का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा कर देंगे, माइनस कॉस। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, θ1 टू θ2। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, माइनस को बाहर ले लो, आसान हो जाएगा। माइनस का क्या काम है वहाँ, माइनस एम बी, अंदर क्या बचेगा बेटा, कॉस थीटा, और लिमिट क्या है, θ1 से θ2। बात समझ में आ रही है? राजवीर लिमिट अप्लाई करना बेटा, बोलो लिमिट अप्लाई करो। क्या लिखें, आप बोल दो। साइन कहाँ से आ गया, हाँ कॉस, क्या लिखें, क्या लिखें, आप बताओ। गलत बता रहा है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, बोलो दिव्यांश। हाँ, हम लोग वेरिएबल की जगह क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, क्लियर? तो यहाँ क्या है, थीटा, तो थीटा की जगह पहले θ2 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर थीटा की जगह θ1 लिखेंगे। देखो तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखे, फिर माइनस करेंगे, फिर कॉस थीटा की जगह। अब समझ में आया? चलो ध्यान देना, माइनस का अंदर गुणा करा सकते हो, करवा देंगे तो माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस, देखो वही तो आया बेटा, बात समझ में आ रही ना? अब अगर साम्यावस्था से कोई पूछेगा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो साम्यावस्था का मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बात समझ में आ रही है, उसी दिशा में क्या हो आपका द्विध्रुव भी हो, साउथ से नॉर्थ की ओर, यम की भी डायरेक्शन इधर की ओर। तो अब क्या है, 0 डिग्री कोण है ना, तो यहाँ से घुमाने में किया गया कार्य, यहाँ से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ऐसा पूछता है जनरली। तो बहुत ही आसान है, θ1 की जगह 0 रख देना, प्रारंभ में कोण कितना है 0, अब कहाँ तक घुमाते हो थीटा तक, तो यहाँ थीटा कर देना, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आई? ये सब आपका विषय है, न्यूमेरिकल को देखकर बदलोगे। अब हम लोग वहाँ पर ज्ञात करते थे पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और वो कितना आता था, तो U बराबर माइनस पी कॉस थीटा,
यही तो आता था। तो यहाँ भी हम लोग याद करेंगे, वही आएगा U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। क्लियर? फार्मूला तो याद ही नहीं करना है, बस डेरिवेशन देख लो थोड़ा सा कैसे करेंगे हम लोग, लिख देंगे। देखो शॉर्ट तरीका कर रहा हूँ, वो पुराना वाला मेथड नहीं कर रहा है ना। देखना कैसे करेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चलो बेटा ध्यान देना, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हम लोग याद करने वाले हैं। क्लियर? होगा क्या, तो परिपाटी के अनुसार जो कन्वेंशन है, परिपाटी के अनुसार क्षेत्र में का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को 90 डिग्री से, कहाँ से बेटा, 90 डिग्री से थीटा 2 कुछ मान लो थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अभी समझाता हूँ ये लाइन बेटा। चलो इस लाइन को समझना थोड़ा सा, ऐसे आप वहाँ भी कर सकते हो डायरेक्ट याद करने के लिए। ये परिपाटी है, वैसे तो हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहीं भी शून्य मान सकते हैं, किसी भी कोण पर। मान लो क्षेत्र में ऐसे रखा है द्विध्रुव, बात समझ में आ रही है, ये साउथ है या नॉर्थ है, तो यहाँ थीटा कोण है। यहाँ अगर हम द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लो कुछ देर के लिए, ये कितना हो गया, शून्य हो गया। तो अब द्विध्रुव को जितना घुमाने में कार्य करेंगे वो कार्य क्या होगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन परिपाटी के अनुसार जो कन्वेंशन है, बात समझ में आ रही है, जैसे आप रोड पे तो दाईं तरफ ही चल सकते हो, लेकिन कन्वेंशन क्या है, बाईं तरफ ही चलना है। तो ऐसे ही परिपाटी के अनुसार अगर हम लोग द्विध्रुव को, ध्यान देना, द्विध्रुव को कहाँ से घुमाएं, 90 डिग्री से, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो एम की डायरेक्शन ये होगी और बी की डायरेक्शन ये, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है। तो अगर हम द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमा रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो जब जितना कार्य किया जाएगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर इसका स्थितिज ऊर्जा शून्य मानते हैं, यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब इसके बाद जितना घुमाने में कार्य करोगे वही इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है ना, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, और अगर दिक्कत होगा तो वहाँ से दोबारा से देख के कर लेना। ठीक है, ऐसे एग्जाम में कर सकते हो, फर्स्ट वाले में भी। तो देखना अगर ऐसा है कि थीटा 1 है, 90 डिग्री से थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा होगा, तो हम W की जगह क्या लिखेंगे, U पोटेंशियल एनर्जी, और फार्मूला क्या है, M B, और cos थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, और माइनस cos थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। कितना कोण घुमाए, 90 डिग्री से लेकर के थीटा कोण तक घुमाए, और उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना है, W, और वही किसके बराबर होगा, U के। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप सभी जानते हो cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos, और ये U के बराबर होगा। इसलिए आप बता सकते हो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, माइनस बचेगा, माइनस को आगे लिख लेंगे, M B cos थीटा। देखो फार्मूला वही आया बेटा, वो तो न्यूमेरिकल के लिए है, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, फार्मूला।
डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा इसका, हाँ फार्मूला इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है। टाइम कितना हो रहा है बताओ? 40 हो रहे हैं। तो इसी समय हम एक टॉपिक और पढ़ा दे रहे हैं और सब भेज देंगे। क्लियर? ध्यान देना बेटा, जैसे हम लोग पढ़े हैं धारावाही लूप, लूप था तो लूप क्या था, द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता था, लेकिन जो प्रणालिका है वो एकदम दंड चुंबक की तरह ही व्यवहार करेगी। जैसे उसकी अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी, सेम उसकी भी होगी। देखो किस तरीके से, आप लोग पहले हेडिंग बनाओ, क्या लिखेंगे? लिखेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट as equivalent to current carrying solenoid। ये बेटा हेडिंग बनाओ। चलो इसको लिख सकते हो तुल्यांकी। करंट कैरिंग का मतलब बेटा धारावाही, तुल्यांकी धारावाही। सोलेनाइड का मतलब प्रणालिका। के रूप में बार मैग्नेट छड़ चुंबक। चलो ये आपको हेडिंग बनाना है, ठीक है। तुल्यांकी धारावाही प्रणालिका के रूप में छड़ चुंबक, इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखना, जैसे आप लोग छड़ चुंबक को क्या करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध के लटका दी, बात समझ में आ रही, या फिर पानी पर तैरने के लिए चुंबकीय सुई को छोड़ दी, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो। अगर कोई धारावाही प्रणालिका है जिसमें धारा बह रही है, उसको आप धागे से बांध के लटकाओगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यदि धारावाही परिनालिका, धारावाही प्रणालिका को धागे से, ऐसे लिख लो, को स्वतंत्र रूप से लटकाएं। चलो भैया बात समझ में आ रही, स्वतंत्र रूप से लटकाएं, तब यह सदैव किस दिशा में, उत्तर व दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, ठीक है। अब इसे बतियाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, है ना। चलो मैंने कहा यह धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र रूप से लटकाएं, तब यह सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। हमको पता लगाना है कौन सा उत्तर होगा कौन सा दक्षिण होगा, बात समझ में आ रही, बिना लटकाए हुए जान जाएं, क्या जरूरत है उसको बार बार लटकाने की, है ना। कहीं शहीद हो गया तो। चलो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पता करोगे बेटा, ध्यान देना। प्रणालिका कैसे होगी, बेलनाकार, ऐसे ही तो तार लपेट के रखोगे, समझना बेटा, ऐसे इस पर वायर लपेट के रखोगे ना, इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही।
ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, संकेत के रूप में बना लेते हैं। एक जगह डॉट बना दो, एक जगह क्रॉस बना दो। सपोज करना कि यहाँ पर जो है वो डॉट है, क्या है बेटा, और यहाँ पर क्या है, क्रॉस। ऐसे डॉट और क्रॉस, डॉट क्रॉस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? अब आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से, ऐसे वायर लपेटा हुआ होगा। बात समझ में आ रही? उधर से भी गया होगा ऐसे। और डॉट और क्रॉस का मतलब आप समझ पा रहे हो, यहाँ रहने देते हैं, ऐसे ही समझना है ना। डॉट और क्रॉस का मतलब आप समझ पा रहे हो। डॉट का मतलब बाहर आ रही है, तीर आपकी ओर आ रही है, तभी तो आपको डॉट दिख रहा है। तो बाहर की ओर आने का मतलब ये धारा की डायरेक्शन हो गई, ये धारा की दिशा हो गई इधर की ओर। क्रॉस का मतलब अंदर जा रही है, फिर उधर से ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे, तो धारा इधर की ओर बह रही है। बात समझ में आ रही? अब बताओ बेटा, आप इधर बगल में खड़े हो साइड से, और साइड से देखते हो धारा की दिशा दाएं हाथ की ओर है कि बाएं हाथ की ओर? इधर से देख रहे हो तो दाएं हाथ की ओर है। दाहिने हाथ की ओर अगर आप देख पा रहे हो, धारा किधर की ओर है, दाहिने हाथ की ओर है, तो आपसे क्या बनेगा, तो जाहिर सी बात है क्या है, साउथ। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे साउथ। अब इसको लटकाने की जरूरत है? अगर हमको धारा की डायरेक्शन पता है, अरे हमको पता होगा ना कहाँ प्लस जोड़े हैं कहाँ माइनस जोड़े हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि इधर की ओर धारा बह रही है ना, प्लस से माइनस की ओर, तो हम बिना लटकाए भी जान सकते हैं ये साउथ होगा। और अगर ये साउथ है तो अगला नॉर्थ होगा ही। लेकिन फिर भी देख लो, अब देखो इधर से जब आप देखोगे तो बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर धारा बह रही है। तो अगर बाएं हाथ की ओर धारा बह रही है, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या बना पाओगे यहाँ पर, एन। तो ये कौन सा ध्रुव होगा, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरीके से, तो जब इसको बांध के लटकाओगे तो ये किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, और ये किस दिशा में होगा, बताओ। अब आपको बात समझ में आई? तो छड़ चुंबक भी तो ऐसे ही व्यवहार करता था, सेम। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा देखना बेटा, अगर हम चुंबकीय सुई की सहायता से इनकी क्षेत्र रेखाएं खींचें, क्या करें, क्षेत्र रेखाएं खींचें, तो आप देखना किस तरीके से होंगी। सपोज कर लेना ये क्या है, डॉट, और ये डॉट क्रॉस। हाँ, अब सही से देखिएगा, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट और क्रॉस। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इधर से धारा आएगी, इधर को धारा जाएगी। क्लियर? ऐसे मैं बना भी दे रहा हूँ ये, तो ये डायरेक्शन होगी धारा की, ऐसे। क्लियर? अब सेम तो है, तो जाहिर सी बात है इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा, और इधर नॉर्थ पोल होगा। तो ये साउथ है और ये क्या है, जब आप चुंबकीय सुई ले जाकर इसके समीप लेकर जाते हो, है ना, और देखते हो वो हमेशा जगह जब बदलोगे आप, तो उसका नॉर्थ सिरा भी क्या होगा, बदलता जाएगा। तो उस जिस दिशा में वो चलता जाता है, नॉर्थ पोल उसका जिस डायरेक्शन में चलता जाता है, उसी के पथ का अनुसरण करते हुए तो आप रेखा खींचते हो। वही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या कर रहे हो तुम, यहाँ देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जब आप खींचोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये इधर। बात समझ में आ रही है? प्रणालिका के बाहर नॉर्थ से साउथ, और प्रणालिका के भीतर साउथ से नॉर्थ, ऐसे डायरेक्शन देख, ऐसे यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये
प्रणालिका के बाहर नॉर्थ से साउथ और प्रणालिका के भीतर साउथ से नॉर्थ। तो यही तो होता है आपके क्षण चुंबक में भी। नॉर्थ से क्षेत्र रेखाएं बाहर चलती हैं, बात समझ में आ रही है। क्षण चुंबक के बाहर नॉर्थ से चलती थी और भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर, सेम कॉन्सेप्ट। तो एक तो ये मिल गया समानता, इसलिए लग रहा है कि क्षण चुंबक ही तो है। तीसरा देखना बेटा, आप यहां पर देखोगे कि प्रणालिका के ध्रुव, ध्यान देना, प्रणालिका के कौन से समान ध्रुव, चार्ट में देखना बेटा। प्रणालिका है, मान लो 2 प्रणालिका है और उसके क्या है, समान ध्रुव है। तो समान ध्रुवों के बीच आपको देखने को मिलेगा प्रतिकर्षण, ठीक है। और अगर असमान ध्रुव है बेटा तो आपको देखने को मिलेगा आकर्षण। बात समझ में आ रही है। यही काम तो होता था क्षण चुंबक में। यहाँ तक बात समझ में आ रही। अच्छा, एक चीज हम और जानते हैं कि जो हमारा क्षण चुंबक होता था उसके ध्रुव क्या करते थे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो प्रणालिका के ध्रुव भी क्या करेंगे, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात समझ में आ रही। 5वां देखना, मान लो आपके पास कोई सोलेनाइड है, यानी कि प्रणालिका है, ये इस तरीके से। यहां पर समझना बेटा ये, और इस प्रणालिका का ये वाला जो पोल है वो सपोज करना साउथ है, क्या है बेटा, और ये वाला जो पोल है वो सपोज कर लेना। बात समझ में आ रही। तो प्रणालिका का अक्ष क्या होगा, बिल्कुल सही, यही हो जाएगा इसका अक्ष। बात समझ में आ रही। और इसका निरक्ष क्या होगा, अगर हम कहें कि ये क्या है, साउथ और ये नॉर्थ, और मध्य बिंदु हमको पता है, ये मध्य बिंदु है ओ। बात समझ में आ रही है। तो अगर यहां से होकर जाने वाली रेखा जो अक्ष पर क्या हो, लंब हो, वो निरक्ष होगा। तो कुछ इस तरीके से आप खींच सकते हैं। ये क्या है, इस पर लंब। बात समझ में आ रही। अब अगर हम आपसे कहें कि सोलेनाइड की जो लंबाई है कुल 2L है, तो आधी लंबाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आ रही। पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2L। देखो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर रही। और इसके अक्षीय स्थिति में अगर आप इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु लोगे और वहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो सेम आएगा, μ0/4 पाई 2m/r3, इतना आएगा। बात समझ में आ रही है। ओके। और अगर निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करोगे कितनी दूरी पर, R दूरी पर,
यहाँ पर ऐसे निरक्षीय स्थिति में, तो यहाँ भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ पर क्या था m अपान r। अच्छा, डायरेक्शन भी आप जानते हो, डायरेक्शन हमेशा अक्षीय स्थिति में साउथ से नॉर्थ की ओर मिलता था, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी की डायरेक्शन, ये बी की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में क्या डायरेक्शन होती थी, अक्ष के समांतर नॉर्थ से साउथ, यानी उसका ठीक विपरीत होता था, तो यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा, नॉर्थ से साउथ। कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी समानताएं आपको देखने को मिल रही है, क्लियर है। और एक चीज देखना, वहां पर हम लोग यम कैसे ज्ञात करते थे बेटा, यम कैसे ज्ञात करते थे, यम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, परिनालिका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझना बेटा, जो परिनालिका का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा m, कैसे निकालोगे, ध्रुव प्राबल्य, क्या निकालोगे, अरे ये तो वो है ना, लूप की तरह रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे निकालेंगे m = NIA, क्या निकालेंगे, NIA, n क्या है, फेरों की संख्या, आपको लंबाई कितनी दी गई है, 2l, कुल लंबाई कितनी है 2l, और प्रति एकांक फेरों की अगर संख्या दी गई हो तब दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए उसको भी समझिए कि हमको पता है कि इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n होती है, तो अगर 2 मीटर है तो 2n फेरों की संख्या होगी, 3 मीटर है तो 3n, और अगर 2l लंबाई है तो 2l गुणे n, इतना फेरों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 2l आपको लंबाई दी गई है और प्रति एकांक फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n, तो 2l लंबाई में फेरों की संख्या 2l × n, क्लियर। तो यहाँ पर n की जगह आप लिख सकते हो 2l × n, जहाँ n क्या है, नहीं, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आप लिख देना n क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर ऐसा आता है तो आप ऐसे करोगे, बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख लेना यहीं पे इसको, ठीक है। और ये सब देखने के बाद आप पूर्ण रूप से कह सकते हो कि स्पष्ट है परिनालिका क्षण चुंबक के तुल्य होता है, क्या लिखेंगे, परिनालिका क्षण चुंबक के तुल्य होता है, और ये पहला ही हेडिंग में दिया है आपके सिलेबस में, क्लियर है ना, हाँ हो गया बेटा, क्लास खत्म। अब इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।